बीएस की क्लासेस रेगुलर जारी रहेंगी, इसलिए इंटर की क्लासेस की तरह आपकी क्लासेस ऑफ नहीं है। काइंडली अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। फ्रॉम सेंट मार्टिन गाइड, हमने प्लान ऑफ राइटिंग, हाउ टू टेल योर स्टोरी के बारे में पढ़ा। जब आप कोई स्टोरी लिख लेते हैं तो उसका अगला स्टेप ये होता है हाउ टू एडिट इट, हाउ टू रिवाइज इट। यानी अपने ही लिखे हुए को आप रेक्टिफाई करते हैं, उसकी गलतियां निकालते हैं और उसके बाद उसे आप इम्प्रूव करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिट एंड प्रूफ रीड योर ड्राफ्ट। प्रूफ रीड करना किसी राइटिंग को पढ़ना और उसके टाइपोग्राफिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने को कहते हैं। और एडिट का मतलब ये है कि उसमें कोई लैंग्वेज फॉल्टी है तो उसको करेक्ट करें, अगर कोई फैक्ट्स जो हैं वो मिस रिपोर्ट हो गए हैं तो उसको करेक्ट करें। यानी एडिटिंग इज एडिटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, एडिटिंग ऑफ लैंग्वेज एंड एडिटिंग ऑफ misquotation. Three problems commonly appear in essays about remembered events: misused words and expressions, incorrectly punctuated or formatted dialogue, and misused past perfect verbs. यानी ये तीन जो हैं वो बहुत ही बड़ी या मशहूर गलतियां हैं जो किसी ड्राफ्ट में रह जाती हैं। तो एडिट करके इन गलतियों को दूर किया जाता है। इसमें पहली गलती ये है कि किसी मिस यूज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। मिस यूज वर्ड्स का मिस यूज वर्ड का मतलब ये है कि बाज वर्ड सुनने में हमें ऐसे लग रहे होते हैं और जबकि वो ऐसे नहीं होते। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर फलां स्टूडेंट मेरा बैचमेट था। तो मैं उनको करेक्ट कराता हूँ कई दफ़ा जो है नहीं भी कराता, ताकि जो मूड है हमारी गुफ्तगू का वो अच्छा ही रहे। तो इसमें BADGE बैज, ये बैज किसी इंसिग्निया को कहा जाता है। जैसे आपके स्कूल का बैज होता था और आप बैज लगा के स्कूल जाते, जबकि BATCH बैच, चे की साउंड साउंड आएगी जैसे चिकन में है बैच। तो बैच जो है वो किसी खास सेशन, किसी खास कोर्स में इकट्ठे पढ़ने वालों के लिए यूज किया जाता है बैच। तो अब स्टूडेंट ने बैच को, उसकी हेयरिंग कुछ इस तरह की थी, उसने बैच सुन लिया या मिस परसीव कर लिया और अब वो अपनी राइटिंग में ऐसा लिखता है। तो इसको हम कहते हैं मिस यूज वर्ड। इसी तरह कुछ वर्ड्स के मीनिंग या सेंस नियरेस्ट होते हैं, जैसे एसेंशियल और नेसेसरी। तो स्टूडेंट जो है इनको सिनोनिम के तौर पर यूज कर जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात उनसे मिस कम्युनिकेशन होने का इम्कान मौजूद होता है। जबकि मिस यूज एक्सप्रेशन से मुराद है कि कोई ईडियम है, कोई प्रोवर्ब है, कोई कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन मीन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे ड्रा मनी,
बैंक से या एटीएम से आप रकम निकलवाते हैं, ड्रा मनी कहेंगे या विदड्रॉ मनी कहेंगे। टेक मनी इसके लिए जो है एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह कोई भी जो हैं वो प्रोवर्ब हैं, तो उनके हवाले से मिसयूज्ड एक्सप्रेशंस। पंक्चुएशन की गलतियां यानी कि कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, डैश, हाइफन, इनके हवाले से कोई मिसकोटेशंस की हैं। इसी तरह कोई अगर डायलॉग हैं किसी स्टोरी में, खासतौर पे शॉर्ट स्टोरीज में डायलॉग्स होते हैं, तो वो डायलॉग क्या प्रॉपरली कन्वे करते हैं कि हु सेड दिस। ये तो नहीं है कि एक ही बात बी के खाते में डाली गई और बी की सी के खाते में। ये डायलॉग के एरर्स हैं। और मिस यूज पास्ट परफेक्ट वर्ब्स, मतलब कि जहां पास्ट परफेक्ट लगाना चाहिए था वहां कैंडिडेट ने या राइटर ने पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया, ये मुराद है। अब इन्हीं तीन एरर्स को हम यहां से वन बाय वन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है यूजिंग द राइट वर्ड और एक्सप्रेशन, यानी एडिटिंग का काम है। और अपने लिखे हुए या किसी दूसरे के लिखे हुए को जब आप एडिट करते हैं, तो आपका फोकस ये होता है कि क्या राइटर ने एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूज किए हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्यों नहीं हो सका। दानियाल अब्बास, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग। हेलो दानियाल अब्बास, हेलो। नो। कायनात सईद, हेलो। हसन, Yes, sir. yes, read from this. First problem, using the right word or expression. Okay, sir. The problem many familiar sayings and expressions are frequently heard but not often seen in writing. So writers often mistake the expression. Consider the following sentences. Okay. Shock Heard, it up. wait a minute. It should be Ek heard, not heard. Here is first form, past and past participle form are pronouns. Heard. Often and heard. often both are correct. Okay. Uh, that example has been taken from the previous story. We have not read that story. That is on page 48. Uh, and no writer actually added that common errors. First is, yes, read, Shock it up to chalk it up, my chalk it up. chalk it up to my upbringing, but having several children play but naked around my feet certainly curbed my appetite for parenthood. The deer was still jerking in its death throes, but for all intensive purposes, it was dead. यहाँ पे Within those, एक सेकंड, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे चौक इट अप, बट नेकेड, कर्व्ड माई एपेटाइट, डेथ थ्रोज, फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस। किसी भी इंग्लिश रीडर के लिए ये फ्रेजेस
इंतहाई अजीबो-गरीब हैं, क्योंकि एक तो इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा और दूसरा शायद ही किसी ने इस तरह से पहले सुना हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखते हैं आगे। कंटिन्यू प्लीज। Within those two sentences are five commonly mangled expressions to the ear. They may sound right, but in each case the author has heard the expression incorrectly and written down the wrong word. ओके, Note: express हसन वेट अ मिनट भाई, एक बात आप सब याद रखें, दा एंड दी लिखने में एक जैसा है, बोलने में अलग-अलग है। तो जब इसके बाद जो नाउन आएगा, अगर वो नाउन किसी वॉल लेटर से शुरू होगा तो हम दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे दी एक्सप्रेशन, दी एक्सप्रेशन, द रियल वर्ल्ड, दा के बाद अगर कंसोनेंट साउंड रियल आ रहा है तो दा प्रोनाउंस करेंगे, और अगर वॉल साउंड से शुरू होगा तो दी एक्सप्रेशन। ओके, the एक्सप्रेशन expression should चौक इट अप नहीं था, बल्कि चाक इट अप था। चाक इट अप जो है, ये होता है किसी चीज का आगाज करना। बट नेकेड नहीं होता, बल्कि यस, क्या होता है जी हसन? बक नेकेड। बट buck नेक necked. बट नेकेड नहीं, बक, बी यू सी के बक, Buck. नेकेड। एंड कर्व्ड, कर्व तो टेढ़ी लाइन को, कोस को कहते हैं। ये कर्व्ड नहीं होता, कर्व्ड होता है। Curbed. कर्व्ड मीन डेल्ट, curved my Okay, sir. appetite, means Appetite. satisfied my appetite, appetite mean hunger। and death throes नहीं होता, death throes spelling are different actually, THROES। and intensive mean detailed, no, intents and purposes, and intents mean something that is filled with intentions, so intents and purposes are almost synonyms। So these were 5 accurate expressions। अब इसी पैराग्राफ को जब आप सर्कल करते हैं, मतलब इसके एरर्स को, और इसको रिप्लेस करते हैं इन वर्ड्स के साथ, तो इसकी सेंस जो है वो दुरुस्त हो जाती है। You can find and debug these kind of error by following these steps। जैसे इस पैराग्राफ को हमने इस तरह से किया, chalking it up to my upbringing, but having several children play buck naked around my feet certainly curbed my appetite for parenthood. The deer was still jerking in his death throes, but for all intents and purposes, it was dead। तो इसी तरह बाकी जब भी हम अपना लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ देखते हैं, तो एडिट करते वक्त जब हमने मिस यूज वर्ड और मिस यूज एक्सप्रेशन को एडिट करना है, तो उसके लिए हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप जो हैं 3, तैयबा खालिद प्लीज रीड। हेलो, I think some students are just log in but they are not present। जी Rumesa, सर। who is Tayyiba? जी सर। To start reading। First step of correction। जी सर। Highlight on circles common expression of 2 or more words in your writing project, especially those you have heard before you haven't seen in writing। स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक की एक बड़ी वजह यह है कि हमने किसी लफ्ज को लिखे हुए नहीं देखा, या लिखे हुए देखा था तो हमें भूल चुका है, और हमारे माइंड में सिर्फ उसकी साउंड है जो कि हमने सुनी थी।
तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो हमने सुने हों लेकिन देखे ना हों, लिखे हुए ना देखे हों, या लिखे हुए देखे थे तो भूल चुके हों, तो सबसे पहले ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आइडेंटिफाई करने के लिए उनको किसी भी तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। यहाँ सजेस्ट किया गया है कि उनको सर्कल से आप आइडेंटिफाई कर लें। सर्कल कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ 2 or more words in your project. Second, Check each expression in a dictionary or in a list of frequently misused words. 2 तरीकों से आप अपनी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा। पहला ये है Consider revising the वेट अ मिनट। पहला Yes, ये sir. है कि आप को जिस वर्ड के बारे में डाउट हुआ था, जिसको आपने सर्कल किया है, आप उसको डिक्शनरी से टैली करें। डिक्शनरी जो है वो किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी और मैंडेटरी है। आप सबके पास भी लाजमी डिक्शनरी होनी चाहिए। जो ऑथेंटिक डिक्शनरी है दैट इज ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी और कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी। इसको आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में कर लें, या ऑनलाइन नेट पे जाके, इसकी वेबसाइट है वहां पे जाके आप उस वर्ड को चेक कर सकते हैं। बाजार में हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिल जाती है, लेकिन उसमें आपके पैसे खर्च होंगे। मैं नहीं चाहता है आपके पैसे खर्च हों, लेकिन डिक्शनरी जरूर आपके पास होनी चाहिए। तो आपने अगर किसी वर्ड को पॉइंट आउट किया तो चेक करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि उसको डिक्शनरी में देखें। डिक्शनरी में हर वर्ड जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक कंपैरेटिवली एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि बाज़ का ऐसी लिस्टें बनाई जाती हैं कि ऐसे वर्ड जो कि ज़्यादा चूंकि लोग सुनते ज़्यादा हैं, तो उनको मिस कोट कर देते हैं, मिस्टेकनली उनको स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो ऐसे वर्ड की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड वर्ड, ऐसी लिस्टें इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप गूगल पे इसको लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड वर्ड पीडीएफ सर्च करें, आपके पास फाइल आ जाएगी। उस फाइल को अपने पास रखें। जैसे ही आपको डाउट हो, अपने वर्ड को उस मिसयूज्ड वर्ड की लिस्ट में जाके टैली करें। वहां आपको मालूम हो जाएगा कि इसके स्पेलिंग जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा, यस तैयबा प्लीज। Consider revising the expression if you have heard the expression as so often that it sounds right. It may be reach a क्लिशे, fresh expression. क्लिशे, Sorry, cliche. A fresh cliche. A fresh expression will be more powerful. तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि कंसीडर रिवाइजिंग द एक्सप्रेशन। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि बहुत घिसा पिटा है, बहुत ज्यादा बार चला है, अगरचे है तो सही, लेकिन इतना रिपीटेड है कि इसकी ताजगी खत्म हो गई, तो इसकी बजाय आप फ्रेश एक्सप्रेशन को तरजीह दें। यानी आपने, और ये वैसे ग्रामेटिकली तो इनकरेक्ट नहीं है, ये अपनी राइटिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है कि आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स लें, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा रीडरशिप लें, तो आपको चाहिए कि जो क्लिशेड राइटिंग है, मैकेनिकल राइटिंग है, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करें और अपनी राइटिंग को फ्रेश एंड पावरफुल बनाने की कोशिश करें। क्लिशेड मीन रिपीटेड थॉट, ऐसी बातें जो बहुत ही दफा कही गई हैं, अब उनको कोई सुनना पढ़ना जरूरत ही क्या है, टाइम ही जाया होगा, ऐसी अजब कोई चीज। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं, और मैं जिस स्टूडेंट से कहूँगा
उस्मान खान प्लीज पढ़ें यहाँ से। जी सर। Early drafts often include vague or overly general word choices and flabby sentences. Cutting words that add little, making verbs active, and replacing weak word choices with stronger ones can greatly increase the power of a remembered event essay. इजी सॉरी रिमेंबर्ड इवेंट ऐसे ओके। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज लिखते हैं जिसे अर्ली ड्राफ्ट या फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं, तो उसमें कई वेग वेग मतलब दैट इज नॉट क्लियर, गैर वाज़ेह, और ऐसे जर्नल वर्ड हो सकते हैं, फ्लैबी सेंटेंसेस हो सकते हैं जो असल में इंटरेस्ट के नहीं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि अपनी सेंस को कन्वे करने वाले नहीं हैं या सेंस को बहुत थोड़ा कन्वे करते हैं, ऐसे वर्ड को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और दो काम किए जाते हैं, एक तो एक्टिव वर्ब्स को यूज किया जाता है, दूसरा वीक वर्ड की बजाय स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। तो एडिटिंग का एक पर्पस ये भी है, मैक्सिमाइज क्लैरिटी। एडिटिंग मींस मैक्सिमाइज क्लैरिटी, क्लैरिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। और क्लैरिटी को हासिल करने के लिए आपने ऐसे वर्ड्स और ऐसे एक्सप्रेशन जो बहुत कम मफहूम अदा कर रहे हो उनको छोड़कर बेहतर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को और एक्टिव वर्ब्स को प्रेफर करना होता है पैसिव वर्ब्स की बजाय। तो इस काम का सलूशन जो है वो क्या होगा, पढ़ें, कंटिन्यू करें। यस प्लीज। The following three steps can help you tighten your language and make it more powerful. Number one, circle empty intensifiers such as just, very, certain, and really. Now reread each sentence, omitting the circled word. If the sentence still makes sense without the word, delete it. यानी ऐसे लफ्ज जो खामखा हम अब असल में स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फिलर है, तो ये फिलर जो है इन्हीं को यहाँ पर एम्प्टी इंटेंसिफायर कहा जा रहा है कि बस बढ़ा के बात में बढ़ाने के लिए आगे डाल दिए हैं, जस्ट, वेरी, सर्टन, रियली। अगर आप किसी जुमले में इस लफ्ज को निकाल के देखें कि क्या उसके बाद भी वही सेंस है, तो इसको रखने की क्या जरूरत है। तो एम्प्टी इंटेंसिफायर अगर वहां पर मौजूद है तो उसको सेंटेंस से डिलीट कर दें, निकाल दें। सेकंड पॉइंट, Circle all forms of the word to be, such as am, is, are, was, and were. Now reread each sentence that includes a circled word and ask yourself, could I revise the sentence or combine it with another sentence to create an active construction? Examples: barking, नो, the dog, द डॉग वाज बार्किंग, ही टुक the ऑफ, dog was barking. ही He टुक took off after Jasper as he raced toward ओके, Third Avenue. एक सेकंड। सर्कल ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी। टू बी एक इन्फिनिटिव फॉर्म है। जब आप इसको वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब बी ई होता है, और बी ई का मतलब है इज, एम, आर। यानी बी ई एक तरह से कोड है फॉर इज, एम, आर। इसकी पास्ट फॉर्म वाजवर है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बीन है, बी डबल ई है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो उसका केयरफुल यूज करने के लिए क्या करें, एक एहतियात बताई गई है कि अगर इज, एम, आर, वाजवर या बीन कहीं आए हैं तो उनको आप सर्कल कर लें। उसके बाद अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं इस सेंटेंस को
किसी कॉम्बिनेशन के साथ, किसी एक्टिव कंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर बना सकता हूं। एग्जाम्पल में हमारे पास दो सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस था द डॉग वाज बार्किंग। सेकंड सेंटेंस था ही टुक ऑफ आफ्टर जेस्पर एज ही रेस्ड डाउन। हम कई दफा ये कहते हैं कि बच्चों वाली इंग्लिश ना लिखो, तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे दो लिखे हुए थे, इसमें खास तौर पर जो पहला सेंटेंस है वो बच्चों वाली इंग्लिश। तो आपने इसको इम्प्रूव करना है, एक मेच्योर राइटर की तरह लिखना है। तो उसका तरीका क्या है, वो यहाँ पर सजेस्ट किया गया था कि आप वाज बार्किंग को डिलीट करके बार्किंग को एडजेक्टिव बना लें। जब आप बार्किंग को डॉग का एडजेक्टिव बनाएंगे, बजाय ये कहने की कि द डॉग वाज बार्किंग, आप कहते हैं बार्किंग डॉग, तो सेंस तो वही है। द बार्किंग डॉग, अगले सेंटेंस में से आपने ही को खत्म किया और अब दोनों सेंटेंस जो मिलके एक सेंटेंस बन गए। और नया सेंटेंस इस तरह से है द बार्किंग डॉग टुक ऑफ आफ्टर जेस्पर एज ही रेस्ड टूवर्ड। तो पहले सेंटेंस में जो लूज कंस्ट्रक्शन थी, पहले सेंटेंस में जो सेंस में एक एम्बिगुइटी आ रही थी, अब जो है वो बिल्कुल कंपैक्ट हो गया है, प्रिसाइज हो गया और ज्यादा क्लियर हो गया। सेकंड एग्जांपल थी द रोप वाज टाइड अराउंड द ओक इन द फ्रंट यार्ड। इसके लिए भी वही तरीका इख्तियार किया गया है कि पैसिवाइज करने के बजाय आप ये देखें कि ये एक्शन किसने किया था। उसका चूंकि ये एक्शन सारा ने किया है, तो सारा को एज ए सब्जेक्ट रख के सारा, और टाइड की बजाय टाइड एक चूंकि मोस्टली पैसिव वॉइस यूज किया जाता है, तो उसको उन्होंने इसका एक्टिव वॉइस अल्टरनेट ढूंढा, डबल नोटेड। नोट का मतलब टाई का मतलब सेम होता है, तो सारा डबल नोटेड द रोप अराउंड द ओक इन द फ्रंट यार्ड। थर्ड वन, Review your descriptions, highlighting or underlining adjectives, adverbs, and prepositional phrases. Now reread them. Imagine a more specific noun or verb that could convey the same idea in fewer words. थर्ड ऑप्शन है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने का। अपनी पहला ऑप्शन अभी ये बताया गया था कि एम्प्टी इंटेंसिफायर को खत्म करें। सेकंड ऑप्शन ये था कि जब इज एम आर वाज पर या बीन यानी टू बी वाली फॉर्म आए तो उसको रिप्लेस करें एक्टिव कंस्ट्रक्शन में। और तीसरा अब हमारे पास ऑप्शन है कि रिव्यू योर डिस्क्रिप्शंस, highlighting or underlining adjectives, adverbs and prepositional phrases। कि किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज आए हैं, तो उनको हाईलाइट करें और देखें कि कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक नाउन या वर्ब हो सकता है जो इसी आइडिया को कम वर्ड में पहुंचा सकता है। यहां पर एक फ्रेज यूज हुई थी, अ लार्ज ब्लैक ट्रक moved quickly across the parking lot। उसमें अगर हम देखें तो अ लार्ज ब्लैक ट्रक, ये नाउन फ्रेज है। उसके बाद मूव्ड क्विकली जो है, मूव्ड वर्ब है और क्विकली स्टेड वर्ब है। तो इन सब के लिए उसने एक ब्लैक ट्रक के लिए या लार्ज साइज ब्लैक ट्रक के लिए एक ही वर्ड जो है वो प्रिसाइज वर्ड, वन वर्ड मिला, हम वी। और क्विक स्पीड के लिए, क्विक मूवमेंट के लिए स्पीड वर्ड है और स्पीड की सेकंड फॉर्म स्पेड, स्पीड स्पेड स्पेड। तो उसका अल्टरनेट इस तरह से फाइंड आउट किया, हम वी स्पेड अक्रॉस द पार्किंग लॉट। तो ये तीसरा, सॉरी, अभी तक हमने जितने ये
पढ़े हैं, ये सब के सब एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने वाले पार्ट थे। अब हम डायलॉग को इम्प्रूव करने के हवाले से पढ़ते। डायलॉग के लिए पहली बात ये, रिमेंबर्ड इवन एसेस often include dialogue, but writers sometimes have trouble using the conventions of dialogue correctly. One common problem occurs with punctuation marks. In American English, the opening quotation mark hugs the first word of quotation. Commas belong inside the closing quotation mark, but end punctuation can go inside or outside the closing quotation mark, uh, depending on whether the end punctuation belongs to the quotation or the end of the sentence. Speaker tags reflect what the speaker was thinking, feeling, or doing. A new paragraph is typically used to indicate a change in speaker. तो प्रॉब्लम ये था कि ऐसे जिसमें किसी वाक्य को याद किया जाता है और उस वाक्य में कोई डायलॉग्स होते हैं, तो राइटर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि वो डायलॉग राइटिंग की कन्वेंशन जो हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो उन्हें पंक्चुएशन के प्रॉब्लम जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं। अब वो पंक्चुएशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ एग्जाम्पल में ब्लू कलर से उनको करेक्ट किया गया, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जो है वो इसको कर रहा हूँ। एक तो आप याद रखें कि जो स्पेस है ये पंक्चुएशन मार्क और वर्ड के दरमियान नहीं होती, दो वर्ड के दरमियान जो है वो हमेशा स्पेस होती है। तो जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क आता है, वो चाहे किसी लेटर से पहले आना हो, किसी स्पेलिंग से पहले आना हो, या किसी वर्ड के एंड पे आना हो, तो उन दोनों के दरमियान में कभी स्पेस ना रखें। पहली लाइन में यही मिस्टेक थी, वो उन्हीं को जो है वो करेक्ट किया गया है। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो इन वर्ड के बाद नहीं आता, आस्क या क्वेश्चन, बल्कि जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसके आखिर पर होता है। जैसे या व्हाट्स गोइंग ऑन के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ना कि आस्क के बाद। उसके बाद a few seconds later my sister appeared and asked, so did you decide to buy the button? No, I guess not. इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो तो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा गया, लेकिन यहां पर जो सिस्टर का डायलॉग है वो एंड भी हो, इसलिए इसके बाद यहां पर एक फुल स्टॉप भी जरूरी है, ताकि जो या है उसका डायलॉग नो आई गेस नॉट है वो सेपरेट करे। दो तरीकों से सेपरेट हो सकता है, या तो इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएं, या अगर यहां रखना है तो यहां पर इसको फुल स्टॉप इंसर्ट करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की मिस्टेक जो है उसको लास्ट मिस्टेक में पॉइंट आउट किया गया है कि आई हैड 3 people in the car, something my father told me not to do that very morning. तो एक्चुअली आई हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको यूज करेंगे। तो उसमें सिंपल आपने ये बात याद रखनी है, व्हेन टू एक्शंस अकर साइमल्टेनियसली we use past indefinite and past continuous tense. When two actions don't occur simultaneously, they occur one after the other, we use past perfect and past perfect. जब किसी सेंटेंस में दो एक्शंस का इस तरह जिक्र किया जाए कि पहले एक हुआ था और उसके बाद दूसरा हुआ था और आप उनको रिकॉल किया जा रहा है, तो उसमें पहले के लिए पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरे के लिए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।